नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह ज्योग्राफी में हम कक्षा 12 में आज पुस्तक 2 के पाठ नंबर 9 नियोजन व सतत पोषणीय विकास पर बात करेंगे। एक वर्ड प्लानिंग का है और एक वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। दोनों में क्या अंतर है, क्या मेन चीजें हैं और इस पाठ को किस प्रकार से करना है हमें। सबसे पहले नियोजन की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए या कोई भी आप एक प्लानिंग या एक योजना का निर्माण करते हैं वो नियोजन कहलाता है। और नियोजन जो है वो दो प्रकार से है, एक खंडीय और एक प्रादेशिक नियोजन। दोनों पर बात करेंगे। इसके बाद में हमारे पास लक्ष्य क्षेत्र समूह की दो अवधारणाएं हैं, एक समूह बनाकर और एक क्षेत्र बनाकर। उसके 3 कार्यक्रम क्या है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपके सिलेबस में नियोजन से संबंधित भारत सरकार की जो 3 बड़ी योजनाएं चलती हैं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पर्वतीय विकास कार्यक्रम और जनजातीय विकास कार्यक्रम, इन तीनों में से किसी 2 योजना पर हम अच्छे से बात करेंगे, क्या आपके सिलेबस में इनके बारे में है। और अंतिम हमारे पास सतत पोषणीय विकास का एक बिंदु है। काफी बार इस पे चर्चा करके आए हैं, आप इसे 10वीं की बुक में भी पढ़ चुके हैं, हम मानव भूगोल के अंदर भी इसको पढ़कर आए हैं। यहां एक अलग तरीके से इसकी अवधारणा दे रखी है और एक इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र और एक छोटा सा बिंदु जो अंत में है कि नियोजन के संबंध में क्या क्या चीजें हैं वो चलनी चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर कुल मिलाकर हम बात करेंगे। और पाठ नंबर 9 हम सबसे पहले नियोजन पर बात करेंगे। तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज है, हम नियोजन के सभी बिंदुओं को लेकर चलेंगे। तो नियोजन का मतलब किससे है? प्लानिंग से है। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नियोजन जो है, अगर आप 2017 तक नियोजन को देखेंगे तो भारत में नियोजन या प्लानिंग जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्लानिंग जो है वो भारत सरकार करती थी। परंतु 2015 में मोदी सरकार की गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने नीति आयोग की स्थापना कर दी। तो वर्तमान में नियोजन को जो है वो नीति आयोग संभालता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री खुद होता है। तो अब वर्तमान में भारत वार्षिक योजना पर कार्य करता है और जिसका जो आयोग है वो नीति आयोग है। तो वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग सरकार के द्वारा बनाया गया है। हम इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी सन 2015 से इसे लागू किया गया। भारत में इससे पहले कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 रही। 2017 तक हमने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में विकास करवाया। 51 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, फिर बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं भी रही 90 के समय से लेकर 92-93 के समय के बीच में। तो कुल मिलाकर नियोजन का मतलब है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या योजना बनाते हैं, क्या चरण लेकर चलते हैं, क्या क्या चीजें आप करेंगे, ऐसी व्यवस्था जो है वो नियोजन कहलाती है। तो ध्यान रखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के संदर्भ में ये जो बात है ये नियोजन कहलाती है। और नियोजन जो है सामान्य तौर पर आपके बुक में 2 प्रकार से लिखा हुआ है, एक है खंडीय, एक है खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। एक खंडीय नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। ब्लॉक प्लानिंग क्या है और दूसरा रीजनल प्लानिंग क्या है। 2 प्रकार की प्लानिंग सरकार द्वारा चल रही है। खंडीय प्लानिंग में क्या होता है, हम सिर्फ कुछ कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे हमने एक बार में ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर लिया, एक बार में कृषि क्षेत्र का विकास कर लिया, एक बार में उद्योगों का विकास कर लिया, फिर हमने शिक्षा पर जोर दिया। ऐसे छोटे छोटे जो एक एक बिंदु को लेकर जो प्लानिंग की जाती है उसे खंडीय नियोजन प्लानिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या बिंदु आएंगे? कृषि आ सकता है आपका,
सिंचाई आ सकती है, आपकी ऊर्जा आ सकती है, उद्योग आ सकते हैं, शिक्षा, महिला विकास। किसी एक छोटे बिंदु को लेकर हम जब प्लानिंग करते हैं तो ऐसी प्लानिंग खंडीय नियोजन की प्लानिंग के अंतर्गत आती है। दूसरा क्या है, प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र में चलता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी देश के एक क्षेत्र का आर्थिक विकास दूसरे आर्थिक विकास से ऊंचा देखें, यानी अब समानता जब नहीं होती किसी में, मान लीजिए पर्वतों का विकास उतना तेजी से नहीं हो रहा जितना मैदानों का हो रहा है, या किसी एक क्षेत्र का विकास ज्यादा तकनीक पर बेस्ड है, बाकी के क्षेत्र उससे पिछड़े हुए हैं, वहां पूरे एक एरिया की प्लानिंग के लिए जो योजना बनाई जाती है, ऐसी योजना को प्रादेशिक नियोजन या रीजनल प्लानिंग के अंतर्गत कहा जाता है। तो यह प्रादेशिक योजना के विकास से संबंधित है कि कुछ क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित है और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। तो कुछ क्षेत्र विकसित हो और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हो, ऐसी अवस्था में जो प्लानिंग की जाती है उस प्लानिंग को प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत लाया जाता है। तो दो चीजें, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन, दो प्रकार के नियोजन आपके सिलेबस में दे रखे हैं। ये हमारी किताब का जो है वो पहला बिंदु था। और अच्छा, प्रादेशिक नियोजन का जो एक मेन काम जो रह गया, उसका मतलब है प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। यानी एक प्रदेश में अधिक है, दूसरे प्रदेश में कुछ नहीं है, तो ये असंतुलन होता है, यानी समानता नहीं है। इस समानता को कम करने के लिए, क्षेत्रों में समानता को कम करने के लिए प्रादेशिक नियोजन को ध्यान में रखा जाता है। यह पहला बिंदु, नियोजन क्या है, कैसे किया गया, क्या क्या प्रमुख बातें। अगला जो बिंदु हमारे सिलेबस में है वो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, टारगेट एरिया प्लानिंग। TAP, टैप, टारगेट एरिया प्लानिंग, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। अब सरकार क्या करती है, हर साल किसी एक क्षेत्र को चुनेगी, उस क्षेत्र में विकास जो है वो किया जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर। अब आप लक्ष्य क्षेत्र को देखेंगे तो इसका नियोजन दो प्रकार से करती है सरकार। एक तो लक्ष्य का क्षेत्र ले लेगी और दूसरा या वो उस लक्ष्य के समूह बना लेगी, या उस लक्ष्य के क्या बना लेगी, वो ग्रुप बना लेगी। दो प्रकार से इस व्यवस्था को संभाला जाता है। होता क्या है, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास जो होता है वहां के संसाधनों पर निर्भर करता है। अब कई क्षेत्र संसाधनों में अत्यधिक विकसित होते हैं जहां संसाधन निकलते हैं, कई क्षेत्रों में संसाधन नहीं निकलते। इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार एक प्लानिंग चलाती है जिसको टैप कहते हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग या लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जिसके दो पार्ट है। एक आप लक्ष्य का क्षेत्र लेंगे और एक आप लक्ष्य का समूह लेंगे। यानी एक तरफ आप क्या करेंगे, और इन सभी दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों चीजों को किसने लेकर आई, इन चीजों को योजना आयोग लेकर आई। योजना आयोग 1951 से काम कर रहा है भारत के साथ। जब से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई है, योजना आयोग ने भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में भी बांटा हुआ है। तो दो एरिया लेकर चलते हैं हम एक को सिर्फ इनके उदाहरण ध्यान रख रहे हैं। क्या क्या उदाहरण है, अगर आप लक्ष्य क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो सिर्फ देखो, सिर्फ किस पे यहां बात किसकी हो रही है, क्षेत्र की, और क्षेत्र भी किस पे ध्यान रखा है, पर्वतीय। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला है सूखा विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमान क्षेत्र नहरी एरिया को बोलते हैं, किसी भी नहर का कितना कमान क्षेत्र है। तो सरकार जब ऐसे किसी एक क्षेत्र को लेकर चलेगी तो ऐसे क्षेत्र किसमें आएंगे, लक्ष्य क्षेत्र के अंदर आएंगे। ऐसी प्लानिंग लक्ष्य क्षेत्र की प्लानिंग के अंतर्गत आएगी। दूसरे में क्या करती है सरकार, संस्थाएं बनाती है।
अब कई बार सरकार ने क्या किया, कृषकों के लिए लघु कृषक विकास संस्था या सीमांत कृषक विकास संस्था, कृषि के विकास के लिए किसानों के ग्रुप बनाकर, किसानों को समूह में लेकर, वो जो ऐसी प्लानिंग जो होती है वो लक्ष्य समूह की प्लानिंग में आती है। लघु कृषक विकास संस्था, SFDA और MFDA दो नाम रहे, आपसे पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो फार्मर डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, स्मॉल वाली और सीमांत वाली, इन दोनों की बातें, ऐसी जो प्लानिंग होती है वो लक्ष्य समूह की प्लानिंग में आती है। तो इसके भी दो पार्ट है। तो अब लक्ष्य समूह के अंतर्गत जैसे हम बात करें कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, एक किताब में आपके बढ़िया लाइन लिखी हुई है, आपने क्वेश्चन आ सकता है, किस योजना के अंतर्गत जो है पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तरी पूर्वी राज्यों, पर्वतीय क्षेत्रों व उत्तरी पूर्वी जो 7 स्टेट्स हैं, राज्यों की पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों के विकास किस योजना में चलाए गए, किस पंचवर्षीय योजना में। तो आपको ध्यान रखना है कि यह कार्यक्रम सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया। जो 8th 5 ईयर प्लानिंग थी, उस योजना में सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र, चाहे आप हिमालय को ले लीजिए, अरावली को ले लीजिए या नीचे सतपुड़ा विंध्याचल को ले लीजिए, इन क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के लिए और यहाँ की जो जनजातियां निवास करती है उनकी व्यवस्था को, उनकी दशा को सुधारने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए एक प्लानिंग चलाई, जो कौन सी योजना में चलाई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। तो दो बिंदु हमारे लिए, नियोजन का पहला बिंदु क्या था, ये सारी बातें, और इसके बाद में हमारे लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या था, इसकी सारी बातें कंप्लीट होती हैं। अब हम सरकार के दो बड़े प्रोग्रामों पर बात करेंगे, एक तरफ पर्वतीय विकास कार्यक्रम और एक तरफ सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। तो एक तरफ हम पर्वतीय विकास कार्यक्रम पे चलते हैं, और एक तरफ हम सूखा संभावी विकास कार्यक्रम पे चलते हैं। हम इन दो प्लानिंग की, भारत सरकार की दो बड़ी प्लानिंग पे बात करेंगे, पर्वतीय विकास कार्यक्रम और सूखा विकास कार्यक्रम। तो पहली बात तो इस कार्यक्रम को 5th 5 ईयर प्लानिंग में शुरू किया गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, जबकि सूखा संभावी विकास कार्यक्रम को सरकार ने 4th 4थी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। पहले सबकी दोनों की दो बातें कि कौन सी योजना में क्या शुरू किया गया, किस योजना में क्या शुरू किया गया। इस योजना में भारत सरकार ने 15 जिले शामिल किए। 15 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया। सरकार ने किया क्या कि उत्तर प्रदेश यानी उत्तराखंड के सारे पर्वतीय क्षेत्र, नागालैंड का पहाड़ी, मिक्किर का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्यों तक जो पूरा हिमालय का जो सारा एरिया था उसको अपने कमांड क्षेत्र में लिया। हम लिख देते हैं फिर भी, इसमें क्या है, उत्तराखंड, मिक्किर पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी कछार मेघालय में, उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र, और इसके साथ में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और तमिलनाडु का नीलगिरी जिला, इन सब को मिलाकर सरकार ने कुल 15 जिलों को पर्वतीय विकास कार्यक्रम के तहत लिया। तो ये सारे एरिए 5th 5 ईयर प्लानिंग में सरकार ने शुरू किए। 1981 में सरकार ने क्या किया, 1981 में पिछड़े राज्यों की समिति ने, 1981 में पिछड़े राज्यों की राष्ट्रीय समिति ने
इसमें चेंज कर दिया। तबीयत खराब है। पिछड़े राज्यों की राष्ट्रीय समिति ने 600 मीटर से ऊंचे सभी पर्वतों को इस योजना के तहत ला दिया। पहले सरकार ने कुछ चुने 15 जिले, बाद में एक राष्ट्रीय समिति ने 1981 में सरकार को यह सलाह दी कि आप 600 मीटर से ऊंचे पर्वतीय भागों के विकास को के सभी क्षेत्रों को पर्वतीय विकास कार्यक्रम के तहत शामिल कर ले। तब यह बात हुई। अब इस योजना में किया क्या गया? इस योजना में सरकार ने कुछ एक बातें कही। पहली बात कही, क्या क्या उद्देश्य, मतलब आप उसकी जो टारगेट क्या थे वो क्या थे कि सभी लोग लाभान्वित हो। ऐसे ना हो कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं वो इनमें लाभान्वित हो, सभी लोगों को इसका लाभ पहुंचे। तो सभी लोगों को। दूसरा प्रतिभाओं का विकास हो। इन क्षेत्रों की प्रतिभाओं का विकास हो, यानी शिक्षा के माध्यम से भी सरकार ने बात की। फिर जो इन क्षेत्रों की जीवन निर्वाह की पद्धति थी, ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए काम करते थे, सरकार ने कहा जीवन निर्वाह को छोड़कर अब ये अर्थव्यवस्था में योगदान की ओर चले। यानी इनकी जो इन क्षेत्रों में जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो देश की जीडीपी में या देश की अर्थव्यवस्था में भी क्या दे, योगदान दे। और यहां के श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। यहां जो काम करने वाले लोग हैं, श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। सरकार ने यह बात भी इस योजना के तहत कही। और एक बात कही कि ये सब काम करते हुए हमें परिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट का संतुलन भी बनाए रखना है, इकोसिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण को लेकर भी सरकार ने बात कही कि इकोसिस्टम जो है वो साथ में डेवलप्ड हो, किसी जीव जंतु को, किसी पौधे की प्रजाति को, इन सबको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा सरकार ने यहाँ बागवानी मिशन, मुर्गी पालन, मछली पालन, छोटे छोटे जो इन क्षेत्रों में विकास हो सकते हैं उनको भी सरकार ने इनके साथ ध्यान रखा। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था, पर्वतीय विकास कार्यक्रम। क्या क्या उद्देश्य थे इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें शुरू की गई। अब हम दूसरे कार्यक्रम में चलते हैं, सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। और 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों की पहचान की। इसके लिए 67 जिले चुने सरकार ने इसके लिए, इन क्षेत्रों के विकास के लिए। धीरे धीरे वर्तमान में जिस प्रकार की जलवायु कंडीशन है, सूखे का एरिया बढ़ता जा रहा है, यहां हमने इस प्रकार की संरचना बना ली है कि इस एरिया में बढ़ोतरी होती जा रही है। बाद में सरकार ने क्या कहा कि जो एरिया 30% से कम सिंचित हो रहे हैं, जहां सिंचाई नहीं हो रही है, वहां भी इस कार्यक्रम को लागू किया गया। 4th 5-year प्लानिंग में ये योजना शुरू हुई और 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसे बड़ा किया गया। सूखे के लिए सरकार ने सबसे पहले इसमें सिंचाई की सुविधा को शुरू किया कि हम सिंचाई के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास करवाएंगे। इसके बाद में वन को बढ़ावा देंगे, चारागाहों का विकास करेंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे। तो वनीकरण को बढ़ावा दिया गया, चारागाहों का विकास किया गया, सामान्य आधारभूत संरचना विकसित की गई। तो सरकार ने कुल मिलाकर 67 जिलों पर इस प्लानिंग को बड़े स्तर पर शुरू किया। और इसमें प्रमुख रूप से जो एरिया है वो क्या क्या रहे। सबसे पहला राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी एमपी। तो क्या क्या राज्य रहे? राजस्थान रहा क्योंकि हमारे मरुस्थल है, गुजरात रहा, पश्चिमी एमपी का मराठवाड़ा क्षेत्र रहा, और जो पश्चिमी और पूर्वी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, जिसको आप आंध्र प्रदेश का रॉयल सीमा पठार कहते हैं, उस सूखे एरिया को भी सरकार ने इसमें शामिल किया। ये सब चीजें जो है इसमें शामिल की गई। ये इस एरिया को इनमें सरकार ने योजना के तहत लाया गया। सॉरी, याद रखें मराठवाड़ा जो है वो महाराष्ट्र में आता है। सॉरी, ध्यान रखेंगे, ये वेस्टर्न एमपी। तो इन सब राज्यों में सरकार ने सूखा संभावी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। इन सब के अंदर बाद में सरकार ने क्या किया, इनके लिए वो एरिया भी शामिल किए, जैसे पंजाब,
हरियाणा, जहां सिंचाई अत्यधिक होती है परंतु बाद में भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोगी नहीं रहती, अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणता और क्षारीयता की समस्या दिन भूमि में बढ़ जाती है, वहां भी सरकार ने इनके लिए छोटी मोटी जो योजनाएं हैं वो बचाई। लंबा चौड़ा कार्यक्रम था ये। तो ये हमारे सिलेबस में 2 विकास कार्यक्रम थे जो इस मामले को लेकर संबंधित, एक पर्वतीय और एक सूखा। क्या क्या चीजें थी, हमने लगभग छोटी छोटी सभी बातों पर बात कर ली है। अब हम अगले बिंदु पर बात करेंगे जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। 20वीं शताब्दी की एक अवधारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 1987 में लगभग नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बर्टलैंड रिपोर्ट के साथ शुरू होती है। 91 में पहला सम्मेलन हुआ। इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी बातें रही। तो पहली बात तो 20वीं शताब्दी की संकल्पना है। 20वीं शताब्दी के एंड में से शुरू किया गया कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ संसाधन छोड़ के जाएं। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सभी संसाधनों को सतत रूप से यानी निरंतर यूज में लेते हुए जिस अवधारणा का जिक्र किया गया उसका नाम था सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम विकास पर और पूरे मुद्दे पर बड़े अच्छे तरीके से बात करके आए हैं। 1970 के आसपास 2 बिंदु चले, एक पुनर्वितरण में वृद्धि, इसी के साथ समानता में वृद्धि। इन 2 बिंदुओं को ही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है कि सभी को वितरण मिले संसाधनों का और सभी लोगों को समान अवसर रहे। अब ऐसे ना हो कि हम लोहा यूज कर रहे हैं, हमसे बाद में आने वाले लोग लोहे को देख ना पाए। तो पुनर्वितरण और समानता में वृद्धि के साथ यह अवधारणा शुरू की गई। बाद में 1968 में एहरलिच ने एक पुस्तक लिखी। तो ये नाम ध्यान रखने हैं, एहरलिच की पुस्तक है द पॉपुलेशन बम। तो एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम 1972 में डेनिस मिडोज 1972 में डेनिस मिडोज ने एक और पुस्तक लिखी, लिमिट टू ग्रोथ। यानी विकास की भी, वृद्धि की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं। इन दोनों पुस्तकों में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का जिक्र किया गया कि हमें विकास जो है आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके बाद में ही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा शुरू हुई। बाद में इन सभी मुद्दों को, ये किताबें और ये पूरी समानता को लेकर WECD, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पर्यावरण विकास कार्यक्रम है, UNO का पर्यावरण जो विकास कार्यक्रम है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, वर्ल्ड एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट कमीशन, पूरा नाम ध्यान रखेंगे। WECD का पूरा नाम विश्व पर्यावरण और विकास आयोग है, की स्थापना की और इसका जो अध्यक्ष है वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री गारो हरलेम ब्रटलैंड को बनाया गया। और इन्हीं ने 1987 में ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की। बाद में इसी रिपोर्ट को 1991 के 92 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया और जो कि सतत पोषणीय विकास का विश्व में पहला सम्मेलन था। सतत पोषणीय विकास का विश्व में पहला सम्मेलन था। तो और इस रिपोर्ट का नाम रखें, इस रिपोर्ट का नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर।
तो ये कुछ बातें और कुछ रिपोर्टें थी जो सतत पोषणीय विकास से संबंधित रही। अब हम अंत में एक तो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कमांड कार्यक्रम क्या है उस पर बात करेंगे छोटी सी। उसके बाद में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले क्या उपाय हैं। इंदिरा गांधी नहर विकास कार्यक्रम 1948 में बीकानेर के इंजीनियर कंवर सैन द्वारा इस नहर का जो प्रारूप है वो प्रस्तुत किया गया। 56 में इस नहर को शुरू किया गया। पंजाब में सतलुज और व्यास नदियों के संगम पर हरीके बांध बनाकर वहां से दो नहरें फिरोजपुर फीडर और राजस्थान फीडर निकाली गई और जो 34 किलोमीटर राजस्थान और 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा से बहने के बाद में टोटल 204 किलोमीटर बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर किया गया। टोटल 445 किलोमीटर लंबी ये नहर हनुमानगढ़ के टिब्बी से जो है राजस्थान में प्रवेश करती है और बाड़मेर के गडरा रोड तक जाती है। वर्तमान में सरकार इस नहर को नर्मदा नहर परियोजना के साथ ऐड करने की योजना जो है वो बना रही है। 7 लिफ्ट नहरें हैं। 2 चरणों में इस नहर का विकास किया गया, चरण 1 और चरण 2। चरण 1 में पहले मुख्य नहर जो कि हरीके बिराज से लेकर मसीता वाली हेड तक चलती है राजस्थान के 204 किलोमीटर, बाद में 445 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 449 किलोमीटर लंबी ये नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है। तो इस पर छोटी सी बात करते हैं, क्या कुछ बातें हैं। तो 1948 में कंवर सैन ने इस नहर की योजना को तैयार किया। 56 आपकी किताब में 31 मार्च 1958 को इसको शुरू किया गया। तो 1956 के अंतर्गत नींव रखी गई और 58 में से शुरू किया गया। मतलब था हरीके बांध बनाकर राजस्थान के इस मरुस्थलीय क्षेत्र को पानी देना। तो हरीके बांध बनाया गया सतलुज और व्यास के संगम पर। हरीके बांध बनाकर किसके? सतलुज और व्यास के संगम पर वहां से 2 नहरें निकाली गई। फिरोजपुर फीडर जो कि पंजाब में बहती है और राजस्थान फीडर। इस राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है, 169 पंजाब और हरियाणा में और 34 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। उसके बाद में 445 किलोमीटर लंबी ये नहर जिसको इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ से लेकर बाड़मेर के गडरा रोड तक है। इस नहर पर 7 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें हैं। टोटल कुछ इस प्रकार से ये नहर चलती है। 1960 के दशक में सिंचाई की शुरुआत के साथ चरण 1 में 2 चरणों में विकास हुआ। 1960 में तब सिंचाई की अवधारणा को इसमें लिया गया। बाद में चरण 2 में 1980 में फिर सिंचाई की अवधारणा को लेकर इस नहर में जो है वो कार्य किया गया। तो वर्तमान में आप राजस्थान के उत्तरी भाग में जहां कभी चावल की फसल एक सपना हुआ करती थी, इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद में यहाँ चावल अत्यधिक उत्पादन होता है उत्तरी भाग से। इसी कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। हम सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रों में आते हैं पूरे राजस्थान के अंदर और सर्वाधिक अन्न का उत्पादन भी गंगानगर जिले से ही किया जाता है। ये सब इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद ही संभव हुआ। सामान्य तौर पर इस नहर के दाईं तरफ सभी शाखाएं हैं और बाईं तरफ लिफ्ट नहरें हैं, परंतु एकमात्र रावसर शाखा जो है वो इसके लेफ्ट तरफ है। कुल मिलाकर 7 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें के माध्यम से सरकार ने इस मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए इस योजना को शुरू किया, जो कि राजस्थान के लिए अत्यधिक लाभान्वित भी रही। आप बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के एरिया को देखेंगे, वहां पीने का पानी और सिंचाई, कृषि योग्य पानी, इन सब की सुविधा इसी नहर के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि अरावली के इस तरफ हमारे यहाँ वर्षा की हवा अत्यधिक कम होती है। ये एक कार्यक्रम था। ये हमारा पाठ नंबर 9 था
जो कि नियोजन व सतत पोषणीय विकास से संबंधित था। अगली क्लास में किसी और चैप्टर पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।